Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम पॉल्यूशन के एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रकार जिसको हम ध्वनि प्रदूषण या नॉइज़ पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग बहुत सिंपली इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमें सुनाई देती हैं उनको हम ध्वनि कहते हैं या साउंड कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं। और जब ये नॉइज़ एक लिमिटेड प्रोपोर्शन से या जो एक्सेप्टेबल प्रोपोर्शन है हमारा उससे जब ऊपर चली जाती है तो वो जो ध्वनियाँ होती हैं वो हमें डिस्टर्ब करने लगती हैं और इसीलिए उनको हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। तो सामान्य से अगर हम बात करें तो जो ध्वनियाँ हैं उनकी तीव्रता का स्तर जो है वही पॉल्यूशन बन जाता है। और ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं कि जब किसी वस्तु से कोई आवाज़ उत्पन्न होती है तो वो कंपित होने लगती है और ये कंपन जो है उस वस्तु के आसपास से सभी दिशाओं में फैलने लगता है। और जब ये कंपन हमारे कानों तक पहुंचता है तो मस्तिष्क उन्हें ध्वनि की संज्ञा देकर प्रसारित कर देता है और ये आवाज़ हम अपने कानों की सहायता से सुन लेते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों ने इन ध्वनियों का अध्ययन करके इसके अनेक पहलुओं का पता लगाया, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि मानव का जो कान है वो 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड वाली ध्वनियों को सुन सकता है। नाउ कमिंग टू चीफ सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, जो हमारे ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं, तो उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहले है प्राकृतिक स्रोत जैसे तूफान, भूकंप, बिजली की कड़कड़ाहट, आंधी, तेज़ बारिश इत्यादि। और मनुष्य द्वारा उत्पादित स्रोतों की जब हम बात करते हैं तो उसमें सैन्य अभ्यास की वस्तुएं, जो हमारे आर्मी के इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी बातें यहाँ की जा रही हैं। परिवहन के साधन, कारखाने और उद्योग, मनोरंजन के साधन, घरेलू उपकरण, पूजा स्थल के उपकरण आदि। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार से हम पर पड़ता है, जो ध्वनि की तीव्रता के आधार पर कम या अधिक हो सकता है। साथ ही उसके परिणाम जो हैं वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करते हैं, जैसे ध्वनि की अवधि, मतलब कितनी देर तक हमने उस ध्वनि को सुना, दिन में सुना या रात में, किस समय सुना, स्थान का संपूर्ण शोर स्तर, कि हमने ज़्यादा शोर में उस ध्वनि को सुना है या एकदम शांत वातावरण में उसको सुन रहे हैं, ध्वनि की तीव्रता, आवृत्ति स्तर, देन नियमित जीवन की कार्यशैली, व्यक्ति की संवेदनशीलता या सहने की क्षमता, व्यक्ति की आयु और साथ ही सुरक्षा के उपकरणों की क्षमता एवं विश्वसनीयता। इन सभी बातों पर डिपेंड करता है ध्वनि का स्तर या ध्वनि प्रदूषण का हमारे ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। शारीरिक रूप से पड़ने वाले प्रभावों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट हमारे कानों पर होता है, जो बहुत तेज़ सुनने की वजह से हमारे कानों के पर्दे के फटने इत्यादि की संभावनाएं बनी रहती हैं। उसके अलावा शोर ज़्यादा तेज़ होने से पाचन तंत्र हमारा खराब हो जाता है या हमारा नर्वस सिस्टम है उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हृदय पे हमारे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब ड्रम बीट्स चलती हैं तो हमारे दिल की जो धड़कन है वो बहुत तीव्रता से चलने लगती है, या हमारा बीपी जो है वो बढ़ जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय की गति तेज़ हो जाती है, दिल का दौरा पड़ने की आशंका होती है, पाचन तंत्र गड़बड़ाना या अल्सर इत्यादि की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और जो स्नायु तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम के विशेषज्ञों के अनुसार शोर पीड़ितों के सिर में दर्द, बेचैनी, चक्कर आना, जी मिचलाना, थकान इत्यादि जो हैं वो बहुत सामान्य सी बातें हैं और साथ ही मिर्गी के दौरे इत्यादि भी पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के रोगियों को तेज़ आवाज़ से दौरे पड़ सकते हैं। और तेज़ आवाज़ में बात करने से स्वर यंत्र जो है उसमें सूजन आ जाती है, गले में खराश उत्पन्न होती है और ये रोग स्थायी बन सकते हैं। अब बात करते हैं मनुष्य के ऊपर होने वाले मानसिक प्रभाव की। तो बहुत ज़्यादा जब हम शोर सुनते हैं तो सहन शक्ति की कमी होने लगती है, व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पर वो चीखता चिल्लाता है, अनिद्रा उसको होने लगती है, भ्रम या एकाग्रता में कमी उसके आने लगती है और कार्य क्षमता में भी कमी आ जाती है। साथ ही बौद्धिक क्षमता जो है उसकी वो भी घटने लगती है। अभी एक ये हम लोग ये देख रहे हैं स्केल हम लोगों ने यहाँ पे मैंने बनाया है आपके लिए। ये वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोधों के आधार पर एक चार्ट बनाया गया है। उसको हम देख सकते हैं कि वस्तुतः मनुष्य कितनी तीव्रता की ध्वनि को वो बर्दाश्त कर सकता है या कितना ज़्यादा तीव्र होने पर उसको असहनीय होने लगती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी ये जो इधर ये दी हुई हैं ये सब डेसिबल में हैं। ये जो भी हम लोग गतिविधियाँ दे रहे हैं वो सब डेसिबल में है इनका ध्वनि स्तर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मानव के दिल की धड़कन जो है वो 13 डेसिबल, फुसफुसाहट 20 डेसिबल, अखबार पलटना 30 डेसिबल, टाइप करना 40 डेसिबल,
अब यहाँ तक जो है 30 डेसिबल तक की हम बात करते हैं तो ये बहुत शांत होता है। जब बहुत शांत वातावरण है तब हमें ये सब चीज़ें सुनाई देती हैं, तो इस तक को हम बहुत आराम से बियर कर लेते हैं। उसके बाद टाइप करना या सड़क का शोर जो है वो 70 डेसिबल तक जाता है, तो यहाँ पर फिर भी शांत रहता है, तब तक हम बर्दाश्त कर पाते हैं। उसके बाद जब 3-4 लोगों में वार्तालाप होने लगता है, सामान्य कार बस आदि का शोर होता है वो 80 डेसिबल तक होता है। मानव के रोने की आवाज़ें जो हैं वो 86 डेसिबल तक होती हैं, तो ये तेज़ से लेकर बहुत तेज़ तक हम लोगों को फील होती हैं। उसके बाद उद्योगों में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें 90 से 140 डेसिबल तक की आवाज़ें होती हैं, जो कि कई बार असुविधाजनक होने लगती हैं हमारे लिए। और उसके ऊपर जब हम देखते हैं तो जेट विमान इत्यादि का जो उड़ना है वो 150 डेसिबल है, और इसके बीच में 130 से या 120 से हम बात करें तो 120 से लेके 150 तक का जो डेसिबल वैल्यू हमारी होती है वो हम लोगों के लिए दर्दनाक होती है। मतलब हम थोड़ी देर तक के लिए उसको बेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर जब बहुत देर तक ये आवाज़ें हमारे पास निरंतरता से बनी रहती हैं तो वो हमारे अंदर बेचैनी उत्पन्न कर देती हैं। अब हम लोगों ने बात करी है ध्वनि प्रदूषण से होने वाले प्रभावों की और उससे होने वाली समस्याओं की, तो अब यहाँ पर ये मैंडेटरी है कि हमें कुछ स्टेप्स भी लेने होंगे जिससे हम उस ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं, उसके स्तर को कम कर सकते हैं। तो वो जो स्टेप्स हैं वो इस तरह से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ऐसे उपकरण जैसे मशीन है, कलपुर्जे आदि हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं, वो इस तरह के लाए जाएं जिनमें कम ध्वनि उत्पन्न होती हो। देन घरों और अब दफ्तरों आदि में ध्वनि सोखने वाले पदार्थ लगाने से शोर के स्तर में गिरावट आती है। कुछ ऐसे यंत्र लगा दिए जाते हैं जिनसे ध्वनि दूसरे जगह पर नहीं जाती, जैसे शीशे लगा दिए जाते हैं तो वो ध्वनि दूसरे जगह पर नहीं जाती है। शोर मचाने वाले पंखे, कूलर, एसी आदि को शीघ्रता से ठीक कराया जाना चाहिए। साथ में अधिक शोर करने वाले वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। देन ऐसे उद्योग जिनसे शोर होता है जैसे वेल्डिंग, मशीनों की मरम्मत आदि, इनको रिहायशी स्थान जो हैं, जो हमारे रेजिडेंशियल एरिया हैं, उनसे दूर लगाया जाए। संवेदनशील स्थान जैसे हॉस्पिटल हो गया, विद्यालय, इन सब क्षेत्रों को साइलेंस जोन बना देना चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए जिसमें शोर शराबा हो। देन अपने घरों में रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर या जो भी हम मनोरंजन के साधन यूज़ करते हैं उनको धीमी आवाज़ में चलाएं, या फिर सामूहिक कीर्तन, भजन, अखंड पाठ इत्यादि जो हम करते हैं उन कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर का उपयोग ना किया जाए। देन स्वयं एवं परिवार के समस्त सदस्य जो हैं वो धीरे वार्तालाप करें आपस में, और साथ ही ध्वनि प्रदूषण के विषय में लोगों को शिक्षित करके उन्हें जागरूक किया जा सकता है कि इस प्रकार से जो प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि के माध्यम से जो प्रदूषण हो रहा है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। जब उनको इस विषय में बताया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, तो स्वाभाविक सा ही है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।